हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजी पापा में। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज से हमारी क्लासेस जो है ना कंटिन्यू चलेंगी और इसी सीरीज में आपके जो सामान्य विज्ञान के ठीक है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आज मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, तो एमसीक्यू सीरीज में याद रखिएगा ये केवल एमसीक्यूज नहीं है, यहाँ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहने का मतलब इसके पहले है ना, आज के पहले जितने भी एग्जाम हुए हैं तो उनके कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है ना, मुझे लगते हैं कि भविष्य में आपको देखने को आपके एग्जाम में मिलेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। साथ ही कुछ अलग स्टेट के जैसे हमारे सीजी को छोड़ के जो ठीक है हमारे सीजी के साथ हो गया एमपी हो गया और राजस्थान हो गया, जितने हिंदी भाषी राज्य हैं जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, तो इन राज्य के जो साइंस के जहाँ प्रयोगशाला के है ना, प्रयोगशाला के एग्जाम हुए हैं, ठीक है प्रयोगशाला के एग्जाम हुए हैं, वहाँ के भी कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के फॉर्म पे है ना, क्वेश्चन पे यहाँ पे ठीक है कराने के लिए रखा हुआ है। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा ये आपका पहला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि यदि एक कुंडली का प्रतिरोध दिया है 44 ओम, यदि इसे 220 फी आपूर्ति से जोड़ा जाता है तो कुंडली द्वारा कितनी शक्ति का उपभोग किया जाएगा, ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये शक्ति पूछा है तो शक्ति को हम लोग क्या पी पावर से प्रेजेंट करते हैं और ये आपका फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपन आर। ठीक है, v यहाँ पे क्या दिया है, ये 220 v के साथ है, यही क्या है तो 220 220 है ना, और इसमें स्क्वायर में है, इसका मतलब 220 का क्या है दो बार गुणा हो जाएगा। और नीचे में r है, r क्या हम लोग इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहते हैं और ये हिंदी में क्या होता है प्रतिरोध है। इसको नाम मापते किससे हैं तो ओम से, ये जो चिन्ह है ना ये ओम है, इससे किसको प्रतिरोध को मापा जाता है। तो यहाँ से 44, इसको आप जब सॉल्व कर लेंगे है ना तो आपको उत्तर जो है कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1100 डब्लू। ठीक है, और मैं बताऊंगा डब्लू क्या होता है, ओम क्या होता है, वी क्या होता है। ठीक है, इसको याद रखना और इसमें करना कुछ नहीं है। ठीक है, 11 चौक 44 हो गया और 11 दूनी 22, 11 शून्य 4 एकम 4 पंचे, यहाँ से इसको कट डाउन अप कर दीजिएगा, उत्तर यही आएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। अब चलिए यहाँ पे पहले तो मैं इसको मिटाता हूँ, उसके बाद हम लोग चीजों को समझते जाएंगे कि है ना, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको यहाँ पे देखेंगे हम लोग। अब देखिएगा यहाँ पे एक नियम होता है ना, जैसे कि ओम का नियम। ठीक है, इसी तरह में एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखना, ओम का नियम। ओम का नियम का जो फॉर्मूला होता है ये होता है V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू क्या होता है आई आर। ठीक है, V इक्वल टू क्या होता है आई आर, ये V क्या होता है वोल्टेज, V क्या होता है वोल्टेज होता है, I आपका क्या होता है धारा होता है, करेंट होता है ना, और R जो है आपका रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है प्रतिरोध होता है। ठीक, रेजिस्टेंस मतलब क्या प्रतिरोध होता है। वोल्टेज को हम लोग किससे मापते हैं, सबसे पहले याद रखिएगा वोल्टेज को वोल्ट से मापा जाता है। उसी प्रकार यहाँ धारा है। ठीक है, क्या है यहाँ पे धारा है। ठीक है, धारा एक खुद क्या है इकाई है, ये आपको याद रखना है। उसी प्रकार यहाँ प्रतिरोध, प्रतिरोध को क्या तो ओम से मापा जाता है। ठीक है, जो इस तरीके का है। और यह शक्ति है, शक्ति को मापा जाता है किससे तो वाट से, शक्ति को किससे मापा जाता है तो वाट से। इन सब चीजों को आपको याद रखना है। ठीक है, और इसमें यहाँ पे अगर एक चीज और याद रखना है, शक्ति होता क्या है, तो शक्ति के बारे में याद रखिएगा कोई विद्युत परिपथ है ना, विद्युत परिपथ है। ठीक है, कोई भी विद्युत परिपथ है। ठीक है, किसी विद्युत परिपथ द्वारा जो ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, ठीक है जो ऊर्जा का उपयोग किया जाता है वही क्या तो वही इसकी वही उस विद्युत परिपथ की क्या तो शक्ति कहलाती है या उस कुंडली की शक्ति कहलाती है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका अगला प्रश्न है यहाँ। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखिएगा वह क्रियात्मक समूह जिसमें ऑक्सीजन विषम परमाणु नहीं होता वो आपको बताने हैं। एल्कोहल, हेलोएल्केन, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऑक्सीजन विषम परमाणु कहाँ नहीं होता, हेलोएल्केन, यही आपका क्या है तो सही उत्तर है। इसका मतलब ऑक्सीजन विषम परमाणु यहाँ आपको देखने को मिलेगा एल्कोहल में, कीटोन में देखने को मिलेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड, इन तीनों में ऑक्सीजन ठीक है परमाणु आपको क्या तो देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हेलो एल्केन है ना,
इसके बारे में एक चीज याद रखना, क्या याद रखना है, तो ये एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, ये क्या है, तो एल्काइल हाइलाइड है, ये सबसे पहले याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। इसके मतलब इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन परमाणु नहीं पाया जाता, इसकी संरचना में ऑक्सीजन क्या है, तो अनुपस्थित होता है, ये आपको याद रखना है। साथ ही इसके जो हैलोजन परमाणु होते हैं ना, इसके जो हैलोजन परमाणु होते हैं, इसके बारे में याद रखिएगा, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और एक होता है आयोडीन, ठीक है। इससे क्या होता है, तो बंधा होता है, इससे क्या होता है, तो बंधा होता है, ये आपको याद रखना है हेलो एल्केन के बारे में, जो इस प्रश्न का उत्तर है, ठीक है। अब यहाँ पे एल्कोहल है ना, अब यहाँ पे एल्कोहल के बारे में याद रखिएगा, कार्बनिक यौगिक होता है, क्या है, तो कार्बनिक यौगिक है ना। एल्कोहल के बारे में क्या याद रखना है, कार्बनिक यौगिक है, इसमें एक या है ना, एक या एक से अधिक, ठीक है, एक या एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह देखने को मिलता है, एक या एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह देखने को मिलता है इसमें एल्कोहल में, और इस तरीके का संरचना आपको, ठीक है, देखने को मिलता है OH का, ठीक है। और एल्कोहल का अगर सामान्य सूत्र कोई आपसे पूछे तो आपको याद रखना है ROH, ठीक है, यही आपसे पूछा जा सकता है, यही एल्कोहल का क्या तो सामान्य सूत्र है। इसके बाद एल्कोहल होता क्या है ना, एल्कोहल होता क्या है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है एल्कोहल के बारे में, ये एक पेय पदार्थ है, ठीक है, पेय पदार्थ के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही एंटीसेप्टिक्स मतलब दवाओं में भी इसका इस्तेमाल आपको देखने को मिलता है, किसमें, तो एंटीसेप्टिक्स में, ठीक है, ये इसके बारे में हो गया। अब हम लोग अगला देखते हैं कीटोन के बारे में, अगला हम लोग देखते हैं किसके बारे में, तो कीटोन के बारे में है ना, अगला हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, तो कीटोन के बारे में। तो कीटोन के बारे में याद रखिएगा, ये दो कार्बन परमाणु से बना होता है ना, दो कार्बन परमाणु से क्या होता है, ये बंधा होता है, ये कार्बोनिल समूह का है, किसका समूह है, कहे तो कार्बोनिल समूह का है, ये आपको ध्यान देना है ना, किस प्रकार का समूह का है, तो कार्बोनिल समूह का है, और इसका जो संरचना है वो इस प्रकार का, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, हाँ डबल बॉन्ड से ही रहता है ना, किससे, तो डबल बॉन्ड से ही रहता है। अगर कीटोन का कोई सामान्य सूत्र पूछे तो यहाँ पर याद रखना है आपको, R रखना है, डबल O और R, ये क्या है, तो आपका कीटोन का सामान्य सूत्र आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और कीटोन का प्रयोग जो है एसीटोन के रूप में होता है ना, कीटोन का प्रयोग किसके रूप में होता है, तो एसीटोन के रूप में होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, एसीटोन के रूप में होता है। एसीटोन ये क्या होता है, नेल पॉलिश रिमूवल होता है ना, नेल पॉलिश जो नेल पॉलिश लड़कियां करती है उसको निकालने का वो क्या होता है, रिमूवर होता है, ठीक है। इतनी चीजें हो गई। कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में जो इम्पोर्टेंट है, उसमें आपको याद रखना है कि कार्बनिक अम्ल होता है, कैसा होता है, कार्बनिक अम्ल होता है, सबसे पहले याद रखिएगा। कार्बोक्सिलिक समूह का होता है, जिसका समूह में आपको याद रखना है इस तरीके के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ऐसा वाला। और इसका जो सूत्र होता है R, ठीक है, और COOH, ये इसका क्या होता है, सामान्य सूत्र होता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड ये किसमें पाया जाता है, तो सिरका में, किसमें, तो सिरका में, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई, ठीक, देखो सबकी चीज बारे में पता चला आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन जरूर है लेकिन ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में हमारे देखने को नहीं मिलेगा, दूसरे स्टेट में पूछा गया है, ठीक। अब देखिए ये आपका अगला प्रश्न है, ये जो है क्या है, तो आपका अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि प्रजनन के दौरान DNA की प्रतियां जो बनती है वो महत्वपूर्ण क्यों होता है, ये आपको बताना है, लक्षणों की विरासत के लिए, पाचन के लिए, श्वसन के लिए, रक्त परिसंचरण के लिए। तो हाँ यहाँ पे ऑप्शन है लक्षणों की विरासत के लिए, क्या तो आपका सही उत्तर उत्तर हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, लक्षणों की विरासत के लिए, ठीक है। तो यहाँ प्रतियां एक जरूरी क्यों होती है, क्योंकि यही क्या करती हैं, जो माता पिता का लक्षण होता है ना, जो माता पिता का लक्षण है उसको संतान तक पहुंचाने का काम, ठीक है, ये DNA के द्वारा क्या तो किया जाता है। किस प्रकार की चीजों को, अनुवांशिक जो लक्षण होते हैं ना माता पिता के, उसको ये क्या करता है, पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना, पहुंचाने का काम करता है ये। और किस प्रकार के लक्षण अगर आपको देखने को मिलेंगे, तो आंख का रंग हो गया,
बाल हो गया, ठीक है, बाल बाल के रंग, और कुछ हद तक ऊंचाइयाँ, है ना, उनकी ऊंचाइयाँ जो है, इस तरीके की चीजें जो है ना, लक्षण के रूप में क्या होता है, एक दूसरे के पास पहुंचती हैं। ठीक है, कुछ बीमारियां भी हैं, ठीक है, आनुवंशिक बीमारियां जो क्या होती हैं, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, ट्रांसफॉर्म होती रहती हैं। तो यहाँ पे डीएनए जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, बाकी सब चीज़ें उतनी इम्पोर्टेंट है नहीं। तो डीएनए का सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए। ये होता है डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना। डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड ये डीएनए का फुल फॉर्म है। डीएनए बेसिकली क्या होता है, अणु होता है, ठीक है, अम्लीय अणु होता है, ठीक है। जो याद रखेंगे, जो जीव होते हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार का जो जीव है, उनके विकास, ठीक है, उनकी कार्य हो गया, ठीक है, प्रजनन में उपयोग किए जाने वाले, ठीक है, विकास में उनकी जो इस प्रकार की गतिविधियां होती है ना, कामकाज में प्रजनन में उपयोग की जाने वाले जो आनुवांशिक लक्षण है, इसको मैं कितनी बार लिखूं अभी नहीं लिखता, ठीक है, जो आनुवांशिक लक्षण है, इसी को क्या तो पीढ़ी के दर पीढ़ी क्या तो ट्रांसफॉर्म करने का काम किया जाता है। इतनी चीजें डीएनए के बारे में याद रखना। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना, जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। तो डीएनए जो है किससे बना, किससे होता है ना, ये आपको ध्यान देना है यहाँ पे। तो डीएनए के बारे में सबसे पहले आपको याद रखना है न्यूक्लियोटाइड, क्या तो याद रखना है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड से क्या होता है, बना होता है। इसकी संरचना कैसी होती है, तो डबल हेलिकल होती है। इसकी संरचना कैसी होती है, तो डबल हेलिकल संरचना आपको देखने को मिलता है इसमें, ठीक है। और इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है, तो इसमें चीनी के अणु देखने को मिलते हैं, है ना, चीनी के अणु देखने को मिलते हैं, फास्फेट देखने को मिलता है, और नाइट्रोजन संरचना देखने को मिलती है। अब नाइट्रोजन संरचना में क्या क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पर याद रखिएगा एडेनिन, क्या तो एडेनिन देखने को मिलता है, थायमिन देखने को मिलता है, और आपको देखने को मिलता है क्या होता है, गुआनिन, है ना, और एक और है, गुआनिन देखने को मिलता है, और एक है साइटोसिन, है ना, साइटोसिन। ये सारी चीजें आपको डीएनए में देखने को मिलती हैं। तो यही सारी चीजें, ठीक है, इसके लिए क्या है तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारे पेपर में उतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है, ठीक है, और एक दूसरी स्टेट में पूछा गया है। हाँ, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ना, ये जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आपसे बोला गया है कि जब पानी और पोषक तत्व क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं, तो शैवाल की क्रिया खाली स्तन के द्वारा तेजी से बढ़ते और गुणा करते हैं, आपको बताना है। जब भी है ना, सवाल के बारे में जब भी पूछा पूछा जाएगा, तो वहां पे सवाल के बारे में विखंडन याद रखना। क्या याद रखना है, विखंडन आपको याद रखना है। विखंडन होता क्या है कि प्रजनन का तरीका है, ठीक है, विखंडन होता क्या है तो याद रखिएगा, प्रजनन का एक तरीका होता है। और विखंडन करने में सवाल के साथ एक चीज और आपको याद रखना है, स्पाइरोगायरा, है ना, सवाल के साथ एक चीज और याद रखना है आपको, क्या तो स्पाइरो गायरा, ठीक है, ये भी विखंडन, ठीक है, विखंडन इसमें भी आपको देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोग क्या इसमें और डिस्कस किया जाए, चलो इन्हीं चीजों को देखते हैं, ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें एक्चुअल में है नहीं, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ क्या एक्चुअल में रहता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग विजाणु गठन को देखते हैं, ठीक, यहाँ पे क्या तो विजाणु गठन को देखते हैं, ठीक है, ये भी क्या करना है, एक प्रजनन का तरीका ही है, ये भी एक क्या होता है, प्रजनन का तरीका है, ठीक है, जिसमें
इसमें ना एक चीज ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मैं दो चीजें आपको बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे डिटेल में अपन चले जाएंगे तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। ये देखा कहाँ जाता है बीजाणु गठन, जैसे हम लोग को पेपर में पूछा जाता है, तो एक नाम याद रखना उल्वा, क्या याद रखना, उल्वा याद रखना, और एक लाई, एक याद रखना क्ले माइडो मोनस। बस इतनी चीजें याद रखना, ठीक है। ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर चीजें यहाँ पे, ठीक है, ज्यादा डिटेल के लिए हम लोग अलग से क्लास में देखेंगे, क्योंकि एमसीक्यू सीरीज है तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाता है, ठीक है। तो बीजाणु गठन ये भी प्रजनन का ही क्रिया होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, ठीक है, प्रजनन इकाइयों का उत्पादन किया जाता है, और ये देखने को मिलता है आपको उल्वा और क्लेमाइडोमोनेस में, ठीक है। इतनी चीजें याद रखना। मुकुलन होता है तो ये एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है, ठीक है। मुकुलन किस प्रकार का है, तो एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। दूसरा याद रखना है इसमें, ठीक है, ये कहाँ ज्यादा देखने को मिलता है, तो खमीर और हाइड्रा, यही चीजें याद रखना, ठीक। खमीर और हाइड्रा में आपको क्या, तो मुकुलन प्रजनन देखने को मिलता है। बीजाणु गठन वाला प्रजनन कहाँ, उल्वा और क्लेमाइडोमोनास में दिखाने को मिलता है। विखंडन का प्रजनन आपको, ठीक है, शैवाल और स्पायरोगैरा में देखने को मिलता है। उसी प्रकार है परागगण, ठीक है, ये आपको किसमें, तो पौध, ठीक है, फूलों में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है आपको, फूलों में देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जो नर पराग कोश होता है, ठीक है, जो नर पराग कोश होता है, ये इसका क्या होता है, मादा वर्तिकाग्र, ठीक है। नर पराग कोश का मादा वर्तिकाग्र में क्या होता है, स्थानांतरण होता है, ठीक है। क्या होता है, तो स्थानांतरण होता है। ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। और इसी प्रकार से ये क्या होता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है पौधों में प्रजनन, ठीक है। और इतनी चीजें हैं, क्लियर हो गई। और क्या बताऊं मैं आपको, जैसे सवाल है ना, सवाल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि सवाल के बारे में आपको याद रखना है, ये विखंडन, हाँ ठीक है, द्विआधारी विखंडन, इतना ज्यादा तो मेरे ख्याल से डिटेल में नहीं पूछेगा, ठीक है। द्विआधारी विखंडन, और साथ ही यहाँ पे बीजाणु गठन, ठीक है, इन दोनों प्रकार का प्रजनन यहाँ पे आपको सवालों में देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखो जो इम्पोर्टेंट है ना, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए इतनी चीजें के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, मेरे ख्याल से इतना चीजें जो है आपकी एग्जाम के लिए पर्याप्त रहेगा, ठीक है। और ज्यादा डिटेल में भी क्लासेस आएंगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही चीजें देखिए आप। देखिए ये आपका अगला प्रश्न है ना, ये क्या है आपका अगला प्रश्न। यहाँ से पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्तक प्रकाश संश्लेषण करता है, ये आपको बताने हैं। दृढ़ उत्तक स्क्लेरेनकाइमा, हरित उत्तक, ठीक है, क्लोरेनकाइमा, फ्लोएम और जाइलम, इसमें से कौन प्रकाश संश्लेषण करता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए एक चीज जरूरी है, क्या पता है, हरित उत्तक, ठीक है, क्या तो क्लोरेनकाइमा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो हरित उत्तक के बारे में सबसे पहले यहाँ ध्यान देते हैं। देखिए एक ही चीज के बारे में बहुत अच्छे से मैं बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि सब चीजें के बारे में बताएंगे तो फिर क्लासेस जो है बहुत ज्यादा लंबी हो जाएंगी, ठीक है। तो हरित उत्तक में याद रखिएगा, पौधे में क्या पाया जाता है, तो पेरेनकाइमा पाया जाता है। सबसे पहले देख ध्यान देना है, इसके लिए क्या तो पौधा होना जरूरी है, पौधे में क्या तो पेरेनकाइमा आपको याद रखना है ना। पौधे में क्या याद रखना है, पेरेनकाइमा, ठीक है। तो पेरेनकाइमा ये क्या है, उत्तक होता है, पौधों में पेरेनकाइमा उत्तक होता है, और इसी में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। इसी में क्या होता है, तो याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट आपको इसी में देखने को मिलता है ना। क्या तो क्लोरोप्लास्ट इसी में देखने को मिलता है, और इसी क्लोरोप्लास्ट में क्या तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसी क्लोरोप्लास्ट में क्या तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार की होती है, तो जो हरे पौधे होते हैं, है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में याद रखिएगा हरे पौधे होते हैं। तो हरे पौधे जो है, ठीक है, इसमें जो है क्या तो प्रकाश की ऊर्जा जब पड़ती है, हरे पौधे, इसमें आपको देखने को मिलता है क्या, प्रकाश ऊर्जा, मतलब सूर्य की प्रकाश, है ना। हरे पौधे में सूर्य की प्रकाश, ठीक है, जब पड़ती है, तो हरे पौधे जब सूर्य प्रकाश के संपर्क में आता है, तो इसके बाद क्या होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। ये आपको याद रखना है, क्या तो ग्लूकोज, है ना,
का निर्माण होता है और ग्लूकोज का जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ठीक, ग्लूकोज का क्या तो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है और रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन ही क्या कहलाता है तो क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है तो क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। ठीक है जी, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट के बारे में याद रखिएगा, प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट हो गया। और ये जो क्लोरोप्लास्टिक प्रक्रिया है ये किस में होता है तो इसका वर्णक होता है कौन सा, क्लोरोफिल, ये आपको याद रखना है। इसका वर्णक कौन सा होता है तो वो होता है क्लोरोफिल होता है। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग क्या देख पाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे, प्लस वाटर H2O पानी देखेंगे, और प्लस देखेंगे सूर्य का प्रकाश, है ना, सनलाइट आप यहाँ देखना है। और उसके बाद यहाँ पे क्या तो ग्लूकोज, ठीक है, इन सब के मिलने से क्या तो ग्लूकोज बनता है, और यहाँ पे किसके तो ऑक्सीजन भी उपस्थित होता है, क्या तो ऑक्सीजन उपस्थित होता है। इतनी चीजें फिलहाल अभी आपको याद रखना है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बाद में देखेंगे, और पौधे में हरित ऊतक की जो भूमिका होती है उसको बाद में ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी इतनी चीजें याद रखें आप। ठीक है, अब देखिए आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताने हैं। किया गया कार्य केवल धनात्मक हो सकता है, बल की दिशा के आधार पर किया गया कार्य धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है, किया गया कार्य बल या विस्थापन पर निर्भर नहीं करता, किया गया कार्य केवल ऋणात्मक हो सकता है। तो यहाँ पर ठीक है, वो बल की दिशा के आधार पर आप बता पाएंगे कि किया गया कार्य क्या है, ऋणात्मक है कि धनात्मक है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बल की दिशा के आधार पर कार्य, ये कार्य जो शब्द है ना इससे लेते हैं। तो ये कार्य क्या होता है, ऊर्जा का जब हस्तांतरण होता है, ठीक है, ऊर्जा का हस्तांतरण होना ही क्या कहलाता है तो कार्य कहलाता है। कहने का मतलब क्या है, जब आप किसी वस्तु पर कार्य करते हैं, ठीक है, जब आप इस वस्तु पर, या ऐसा समझे, मान लीजिए यहाँ पे ये कोई वस्तु है, इस पर क्या करेंगे आप, बल का प्रयोग करेंगे, इस पर आप क्या करेंगे, बल लगाएंगे, और बल लगाने के बाद इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है उसकी स्थिति पर, उसकी स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, अगर परिवर्तन हुआ तो वही आपका कार्य माना जाएगा, परिवर्तन हुआ तो वही आपका कार्य माना जाएगा। तो कार्य को लेकर एक फार्मूला होता है जो आपके पेपर में है ना, उससे क्वेश्चन से बनते हैं। तो एफ होता है क्या, आपको वर्क होता है जिसे हम लोग कार्य बोलते हैं, एफ डी कॉस थीटा, ये आपको याद रखना है, एफ डी कॉस थीटा। एफ आपका क्या होता है, बल होता है, फोर्स होता है ना। डी जो आपको मैंने क्या बताया, वस्तु स्थिति में परिवर्तन, मतलब उसका क्या है तो विस्थापन होता है ना, विस्थापन होता है। और थीटा यहाँ पे हम लोग क्या तो एंगल का मान को रखते हैं। ठीक है, एंगल जो बीच के कोण है ना उसका मान को रखते हैं। अब कार्य धनात्मक है या ऋणात्मक, तो कार्य धनात्मक तभी माना जाता है, ठीक है, जब जो बल लगता है और जो वस्तु में जो विस्थापन होता है ना, बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में होते हैं। कार्य ऋणात्मक तब माना जाता है जब बल है और विस्थापन है, ठीक है, बल और विस्थापन जो होता है, ठीक है, बल और विस्थापन जब होता है तो इनकी दिशाएं क्या होती हैं, विपरीत होती हैं, इनकी दिशाएं क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये अच्छा प्रश्न है ना, इसी तरीके का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखो पूछा गया है, जब एक मोटे कांच के स्लेब को, एक मिनट है ना, जब एक मोटे कांच के स्लेब को मुद्रित सामग्री पर रखा जाता है तो अक्षर उठे हुए दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है आपको बताने हैं। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का ध्रुवीकरण, प्रकाश का प्रकीर्णन और कुल आंतरिक परिवर्तन। तो यहाँ पर जब भी उठा दिखाई देगा तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश का क्या तो अपवर्तन। ठीक है, क्या तो प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन होता कब है तो ये याद रखिएगा, जब जो है प्रकाश जो है ये ना एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करता है, गमन करता है। ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो इस जब जाता है तो इसमें क्या तो गति और दिशा दोनों में परिवर्तन होता है। तो इससे गति और दिशा दोनों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, और इसी कारण जो है ना, इसी कारण याद रखिएगा, ये जो अक्षर के उठे हुए है ना, अक्षर जो है ये स्लेब में जो मुद्रित सामग्री पर रखा जाता है, जो अक्षर उठे हुए हैं ये दिखाई देते हैं, ये इसी कारण यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, कहाँ पर, यहाँ पर।
ठीक है। अपवर्तन के बारे में याद रखिएगा, अपवर्तन के बारे में सबसे पहले ध्यान आपको ये रखना है कि स्नेल के नियम द्वारा काम करता है। ठीक है, स्नेल के नियम पर यह आधारित है, इस तरीके की चीजें समझना। जहाँ आपतन कोण की ज्या जो है, ठीक है, आपतन कोण की ज्या जो है अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात, ठीक है, अपवर्तन कोण के ज्या के अनुपात क्या होता है, स्थिर होता है। और ये अपवर्तनांक सूचकांक के बराबर होते हैं, किसके, तो अपवर्तनांक, ठीक है, सूचकांक के ये बराबर होते हैं, ये आपको याद रखना है। इतनी चीजें आपको याद रखना है। और ये जो अपवर्तनांक सूचकांक है ना, इसके बारे में याद रखना, ये निर्भर किस पे करता है, तो याद रखिएगा, ये बेसिकली अपवर्तनांक सूचकांक को आपको याद रखना है कि ये प्रकाश के माध्यम पर ये क्या होता है, प्रकाश के माध्यम पर ज्यादातर ये आधारित होता है। ठीक है, प्रकाश के माध्यम पर ये क्या, तो ज्यादातर इसका, ठीक है, चीजें आधारित होती हैं। कहने का मतलब देखिए, यहाँ पे हम लोग एक चीज लेते हैं, जैसे यहाँ पे कांच दिया है तो कांच ही ले लेते हैं, है ना। तो कांच का अपवर्तनांक कितना देखने को मिलता है, 1.5 देखने को मिलता है। उसी प्रकार हवा का अपवर्तनांक जो है ये कितना देखने को मिलता है, ये 1 के आसपास आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी में जो वेरिएशन होता है, जहाँ पे गति और दिशा दोनों बदलाव होता है, वहीं आपको क्या, तो अपवर्तनांक आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसको आप एंगल आई एंगल आर इस तरीके से भी आप लोग क्या, तो ले सकते हैं। इतनी चीजें क्लियर होंगी, अभी इसके बारे में बाद में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, और अपवर्तन के जो प्रयोग हैं ये आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, तो ये आपको देखने को मिलता है लेंस में, है ना जी, प्रिज्म में, बेसिकली कांच के, है ना, सब ऑर्डिनेट या कहा जाए कांच के ही चीजों में आपको ये देखने को मिलता है। ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, यहाँ पे लेंस देखे हम लोगों ने, प्रिज्म, ऑप्टिकल फाइबर और आवर्धक कांच, है ना। मैंने क्या बताया, कांच की चीजों में ही आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ये किसके बारे में, अपवर्तन के बारे में। ठीक है, ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थिर अनुपात के नियम को सबसे अच्छी तरीके से समझाता है, ये आपको बताना है। एक रासायनिक यौगिक में हमेशा समान तत्व द्रव्यमान के समान अनुपात में होते हैं। तत्व हमेशा एक यौगिक में यादृच्छिक अनुपात में पाए जाते हैं। रासायनिक प्रतिक्रिया में द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। प्रतिक्रिया के दौरान परमाणु को छोटे कण में क्या तो विभाजित किया जाता है। तो देखिए, एक रासायनिक यौगिक में हमेशा समान तत्व द्रव्यमान के समान अनुपात में होते हैं। जब तत्व ही समान है तो उनके बीच द्रव्यमान का भी अनुपात आपको समान देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये स्थिर अनुपात का जो नियम है ना, इसको हम लोग निश्चित अनुपात के नियम के रूप में भी जानते हैं। ठीक, इसको हम लोग क्या, तो निश्चित अनुपात के नियम के रूप में भी जानते हैं। इसमें बताया क्या जाता है कि जो तत्व होता है ना, तत्व का जो मास होता है द्रव्यमान, ठीक है, ये क्या एक निश्चित अनुपात में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, चाहे इसको तैयार कैसे भी किया गया हो या इसका स्रोत कैसा भी हो, है ना, चाहे इसको कहाँ से लाया गया हो या किसी भी प्रकार से बनाया गया हो। और ये जो नियम है ना, ये जो नियम है स्थिर अनुपात का नियम, इसको किसके द्वारा दिया गया है, तो नाम याद रखिएगा, जोसेफ प्राउस्ट। ये नाम याद रखना, जोसेफ प्राउस्ट। और कब दिया गया है, तो 1794 में, है ना। कब दिया गया है, तो 1794 में। एक उदाहरण देखते हैं, जैसे पानी है, पानी को हम लोग क्या, तो H2O लिखते हैं, है ना। इसमें याद रखिएगा हाइड्रोजन का एक परमाणु आपको देखने को मिलेगा, और ऑक्सीजन का यहाँ पे आपको क्या, तो 8। ठीक है, अब यहाँ पे द्रव्यमान में हम लोग देखते हैं ना, तो ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन में, ठीक है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लगभग ये अनुपात ऑलरेडी 1 और 8 के अनुपात में आपको ऑलवेज देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा क्या, तो याद रखिएगा द्रव्यमान को देखा है। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा है, इसको परमाणु द्रव्यमान को देखा है। ठीक है, और चाहे ये जल का पानी आप कहीं से भी लाओ, कहीं से लाने का मतलब चाहे नदी का पानी हो, ठीक है, चाहे समुद्र का पानी हो, चाहे ये प्रयोगशाला द्वारा में तैयार किया गया पानी हो, ठीक है, ये जो है निश्चित अनुपात का नियम इन सभी जगहों पे लागू होता है। ठीक है जी, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, ये जो है क्या है तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साबुन की सफाई क्रिया में मिशेल की मुख्य भूमिका क्या है, ये आपको बतानी है। पानी की कठोरता कम करना, पानी का पृष्ठ तनाव बढ़ाना, कपड़ों से तेल और गंदगी को फंसा कर निकालना, यही होगा, और पानी के साथ झाग बनाना। ठीक है, तो मिशेल के बारे में याद रखिएगा, ये साबुन अणु का समूह होता है। क्या तो साबुन अणु का समूह को क्या तो मिशेल के नाम से हम लोग जानते हैं। ये होता क्या है, जब आप साबुन को पानी के साथ, है ना, या पानी के संपर्क में लाते हैं या पानी के साथ घोलते हैं, ठीक है, पानी के साथ घोलते हैं, तब आपको मिशेल प्रक्रिया देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अणु जो है दो भाग में आपको देखने को मिलते हैं। इसके अणु जो है कितने तो दो भाग में देखने को मिलते हैं, जिसमें एक होता है हाइड्रोफिलिक, ये पानी को क्या करता है अपनी ओर खींचता है, पानी को और अपनी ओर खींचता है, विज्ञान की भाषा में कहें तो आकर्षित करता है। ठीक है, और दूसरा आपका हो जाता है हाइड्रोफोबिक। दूसरा आपका क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, हाइड्रोफोबिक क्या करता है, ये पानी को दूर करने का काम करता है। ठीक, ये पानी को दूर करने का काम करता है। ठीक है, और ये जो हाइड्रोफोबिक है, इसे ही तो जो ग्रीस है ना, ग्रीस है, तेल है, और गंदगी, ये सारी कण किसके साथ जुड़ती हैं, तो ये हाइड्रोफोलिक के साथ ही जुड़ जाती हैं, और ये पानी के साथ क्या होती हैं, धोने के बाद दूर चली जाती हैं। ठीक है जी, इतनी चीजें फिलहाल अभी के लिए आप याद रखो, है ना, ज्यादा डिटेल में नहीं चलते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न, यहाँ आपको बोला गया है कि कोशिका विभाजन की किस विधि द्वारा द्विगुणित गुणसूत्रों को अगुणित युग्मकों में विभाजित किया जाता है, ये आपको बताने हैं। एक है माइटोसिस, दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन, तीसरा है माइटोसिस, और चौथा है द्विधारी विखंडन। यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन आपका क्या तो सही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये किस प्रकार ये है क्या तो एक कोशिका विभाजन है। सबसे पहले तो याद रखना कोशिका विभाजन है। किस प्रकार का कोशिका विभाजन है, अर्धसूत्री। अर्धसूत्री मतलब जिसमें गुणसूत्र जो होते हैं, है ना, गुणसूत्र होते हैं, उनकी संख्या क्या होती है, आधी होती है। गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, आधी होती है। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए दो गुणित जनक है, ठीक है, तो ये आधी होकर कितने तो चार अगुणित, ठीक है, चार अगुणित, याद रखिएगा, युग्मक उत्पन्न करते हैं। चार अगुणित युग्मक ये क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। साथ ही ये, ठीक है, पीढ़ियों में, साथ ही ये देखने को मिलता है पीढ़ियों में गुणसूत्र की संख्या को, ठीक है, गुणसूत्र की संख्या को बनाए रखने का भी काम इसके द्वारा किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और ये जो है ना दो चरणों में होता है, ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है ना। दो चरणों में, एक होता है अर्धसूत्री विभाजन, है ना, दो चरणों में आपको देखने को मिलता है। एक है अर्धसूत्री विभाजन एक होता है, और दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन दो। ठीक है, दो चरणों में आपको यह देखने को मिलता है। और साथ ही अर्धसूत्री विभाजन के दौरान आपको देखने को क्या मिलता है, तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, यहाँ पर क्या तो क्रॉसिंग ओवर और स्वतंत्र वर्गीकरण भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बाद में डिटेल में देखेंगे इसके बारे में, अभी चीजें क्या है ज्यादा लंबी हो जाएंगी, है ना। ठीक है, और क्रॉसिंग और स्वतंत्र वर्गीकरण के परिणाम स्वरूप क्या होता है, तो इसके कारण जो है ना, आपको याद रखना है, अनुवांशिक भिन्नता देखने को मिलती है। इसके कारण ही आपको क्या तो अनुवांशिक विभिन्नता देखने को मिलती है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। चलो, ये देखिए आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे बोला गया कि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, इसे एक तरंग पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताने हैं।
ठीक है, तो कितना समय लगेगा, है ना। तो यहाँ पे समय को हम लोग आवर्तकाल भी बोल सकते हैं। समय को हम लोग क्या तो आवर्तकाल भी बोल सकते हैं, ये आपको याद रखना है। आवर्तकाल क्या होता है, ये कैपिटल होता है। और आवर्तकाल किसके लिए प्रयोग करते हैं, तो तरंग के लिए करते हैं, ये आपको याद रखना है। आवर्तकाल किसके लिए प्रयोग करते हैं, तो तरंग के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है। और ये जो तरंग है ना, यहाँ पे जैसे कि आवृत्ति लिखा है, तो आवृत्ति होता क्या है, 1 सेकेंड में, ठीक है, 1 सेकेंड में तरंग द्वारा जितनी, ठीक है, दोलन, या दोलन को ही क्या तो हम लोग चक्र पूरा किया जाता है, या ऐसा कहें चक्र पूरा करने में जितनी संख्या ये जितनी बार कर पाता है, वह उसकी क्या तो आवृत्ति कहलाती है। और इस आवृत्ति को हम लोग मापते हैं किससे, तो हर्ट्ज से, इसीलिए यहाँ पे 50 हर्ट्ज लिखा हुआ है। ठीक है। तो आवर्तकाल का फार्मूला होता है T/1/f, ये आपको याद रखना है, 1/f होता है। ठीक है। और यहाँ पे f है ना, तो t आपको ये बताने हैं, f यहाँ पे क्या तो आपके हर्ट्ज को, है ना, हर्ट्ज को यहाँ पे क्या तो डिनोट करता है। तो 1/50 हो गया, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.02, और यहाँ पे t है तो यहाँ पर सारी चीजें सेकेंड है, तो यही आपको ये है ना, ऑप्शन 3 आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन 3 आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास इतना ही, पढ़ते रहिए।